स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित सब्जेक्ट का यानी मैथमेटिक्स का क्लास 3 करेंगे। आपको पता ही होगा यदि आपने पहले की क्लास देखी है जिसमें हमने वास्तविक संख्याओं में हमने वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत वास्तविक संख्या क्या है, उसके अंतर्गत हमने परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या, प्राकृत, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, ये सब हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ा था और प्रमेय का और एल्गोरिथम में अंतर भी पढ़ा था और उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना भी पढ़ा था। आज हम कक्षा क्लास 3 लेके हाजिर है कक्षा 10 के लिए, जिसके अंतर्गत हम भी आज कॉन्सेप्ट की लास्ट क्लास है। कल से हम प्रश्नमाला 1.1 शुरू करेंगे और फिर मतलब पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए ना, इसलिए हमने 3 क्लास लगा दी कॉन्सेप्ट में और आप ज़्यादा से समझ पाएंगे। और जो हमने पिछली 2 क्लासों में पढ़ा है उसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप हमारा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसका नाम है आरपी स्टडी वाईटी और उस पर हम इसके पीडीएफ दिया करेंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अभी शेयर करें। और ऐसे ही प्यार देने के लिए सबका तहे दिल से शुक्रिया। और आज हम सब्जेक्ट मैथ ही पढ़ाते हैं और मेरा नाम है राकेश चौधरी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पहले शुरुआत से थोड़ा सा रिवाइज कर लें जिससे थोड़ा भूले ना। हमने ये पढ़ा था कि वास्तविक संख्या क्या है, उसके अंदर प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो वो 1 से लेकर अनंत तक होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है, वो 0 से लेकर अनंत तक होती है। पूर्णांक क्या होता है, तो वे ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं को जब एक साथ लेते हैं और 0 भी उनके साथ हो उन्हें पूर्णांक कहते हैं। और परिमेय संख्या क्या है, तो वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और जहाँ Q बराबर 0 ना हो और P और Q दोनों पूर्णांक है, इसी को ही परिमेय कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया होगा शायद, और 2 दिन से बढ़ा रहे हैं ये तो क्लियर ही होगा। अपरिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें अपरिमेय कहते हैं। अब मेन टॉपिक पे आते हैं और बीच में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कौन सी अपरिमेय है और कौन सी अपरिमेय। ठीक है, तो √4, √9, √16, √25, √36, √49, √64, √81 और √100 ये इतनी संख्याएं परिमेय हैं और बाकी रूट की 1 से 100 तक शेष अपरिमेय। ठीक है, परिमेय को किसी से जोड़ोगे घटाओगे, अपरिमेय से परिमेय को घटाओ, जोड़ो, भाग दो, गुणा करो, कुछ भी करो, हमें क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। ओके, और अब वास्तविक संख्या क्या है, तो भाई हमारा पाठ का नाम ही वास्तविक संख्या है तो हमें पता तो होना चाहिए वास्तविक संख्या है क्या। तो वास्तविक संख्या सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्या को जब एक साथ लेते हैं तो जो समूह बनता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, और हमने सम और विषम भी पढ़ा था। सम जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो उसे सम कहते हैं और जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो उसे विषम कहते हैं। जैसे 1, 3, 5 ये विषम है और 2, 4, 6 सम है। ठीक है, सम निकालने का सूत्र था 2n संख्या है, किसी भी संख्या को 2 से गुना करो हमें सम मिल जाएगी। ठीक है, और किसी भी संख्या को 2 से गुना करके 1 जोड़ दो साथ में हमें विषम मिल जाएगी। आगे आपने क्या देखा था, आगे हमने देखा था भाज्य और अभाज्य। तो भाज्य संख्या वे संख्या जिनके गुणनखंड केवल 2 हो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12 ये सभी। और वे संख्या जिनके केवल गुणनखंड 2 ही हो, ठीक है, 2 ही हो, 1 नहीं 2 ही हो और उसके 2 से अधिक हो, ठीक है, 2 हो, उन्हें क्या कहते हैं, उनमें क्या होते हैं 2 ही कौन से, एक तो स्वयं होना चाहिए और एक होना चाहिए। ठीक है, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, एक न तो भाज्य है और न अभाज्य, याद रखना, और एकमात्र समअभाज्य संख्या 2 है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या थी, तो हमने पहले पढ़ा था प्रमेय और एल्गोरिथम में क्या अंतर है। तो प्रमेय एक सिद्ध कथन होता है और जिसे दूसरे कथन को सिद्ध किया जाता है, और एल्गोरिथम क्या होता है, ये विशेष प्रकार की चरणबद्ध तरीके से किसी प्रश्न को हम हल करते हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है कि BQ + R A बराबर BQ + R, जहाँ 0 से R बड़ा या बराबर होगा और R से B बड़ा होगा। इतनी सी बात थी, हमने पढ़ी थी। और A क्या है, A भाज्य है, B भाजक है, Q भागफल है और R शेषफल है। ठीक है, और यहाँ B बराबर भाजक, Q बराबर भागफल और R बराबर शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल ये होगा। R से B बड़ा होगा और
आर 0 से बड़ा होगा या समान होगा। अब हमने एक प्रश्न भी किया था 135 और 225 का एचसीएफ निकाला था। क्या निकला था? भाग विधि से हल किया था पहले, फिर उनको चरणबद्ध तरीके से किया था कि जो बड़ी संख्या 2 संख्या दी जाती है हमें वो होती है दोनों प्लस की, ठीक है, दोनों प्लस की होती है। तो उनमें जो बड़ी संख्या होती है उन्हें हम ए मान लेते हैं, छोटी संख्या होती है उसे हम बी मान लेते हैं। तो हमने बड़ी क्या मानी? 225 को ए माना और 135 से 225 में भाग दिया, वो एक बार गया, पीछे 90 बचे। फिर मैंने पिछली क्लास में आपने देखी हो तो मैंने बताया था कि जो पिछले में ए है, पिछली में बी है, जो अगले में ए हो जाएगा, और पिछले में आर है वो अगले में बी हो जाएगा, ठीक है। तो पीछे क्या था? बी था 135, अगले में 135 ए हो गया। अब हमने क्या, पिछले में आर क्या था? 90, अगले में बी 90, फिर 90 से एक भाग दिया, ये देखो 90 से दिया तो फिर हमें पीछे बचा 90, ठीक है। अब ये इस तरीके से हमने हल किया था, पिछली क्लास जाकर अभी देख लीजिए। नहीं पूरा एकदम तो नहीं बता सकते क्योंकि जो हमने पिछले बच्चे जो जिन्होंने पिछली क्लास से देख रखी है उनका थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत याद भी हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर हमने पढ़ा था महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, एचसीएफ और एलसीएम। क्या था उसमें कि दो संख्या ए और बी के लिए क्या था कि ए को गुणा बी से करो, दो संख्याएं हैं उनको जैसे ए को और बी दोनों को गुणा करो तो उसके बराबर में एचसीएफ और एलसीएम दोनों को गुणा कर दो, वो बराबर होगा, ठीक है। इतनी सी बात थी। और इसमें हमने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने का तरीका बताया था। इसको हम प्रैक्टिकली आगे प्रश्न आ जाएंगे, 1.2 में इसी के प्रश्न है, तो हम अगली क्लास में देखेंगे। और अब हम क्या देखते हैं, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। ये बहुत ही छोटी सी बात है। ये कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। गुणनफल ही है यहाँ, गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया 50 का, ठीक हो। हमारा थोड़ा बोर्ड में ऐसा सिस्टम है कि यहाँ वो लाइनें हैं वो थोड़ी अच्छी नहीं, हाथ से खींचते हैं तो बड़ी हो जाती हैं, इसीलिए। फिर 50 में हमने 2 का भाग दिया, 25 में 5 का देना पड़ेगा, 5 मिला, 5 में 5 का और 1। अब हमें गुणनखंड क्या मिला? 2 को गुना किया 5 से और 5 को गुना किया 5 से, ये मिल गया। अब 50 क्या है? 50 एक भाज्य संख्या है और ये क्या है? 2 अभाज्य हैं, क्योंकि 2 का गुणनखंड 1 और 1 तो स्वयं है 2 और फिर उसका 1 ही होगा, ठीक है। फिर 5 और 5 मिला है, 5 और 5 क्या है? दोनों ही क्या है? दोनों ही अभाज्य संख्या है, क्योंकि 5 में 5 का भाग एक बार, फिर 1 में 1 का बात खत्म। क्या होगा उसमें? एक स्वयं हो गया 5 और फिर 1 हो गया। ये हमने पीछे पढ़ा था कि भाज्य क्या होती है और अभाज्य क्या होती है, यहाँ काम आ रही है ना। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय कहता है कि भाज्य संख्याओं का गुणनफल ही अभाज्य होता है। 50 का कर लिया आपने, किसी भी संख्या का कर लो, मैंने तो एग्जाम्पल के लिए 50 लिया है, तो यही बात है। ये दोबारा पढ़ लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भाज्य संख्या का गुणनफल करोगे तो वह अभाज्य मिलेगा। यहाँ हमने 50 का किया है, जैसे हम यहाँ कर लेते हैं, जैसे हमारे पास 32 ले लो, हमने 32 एग्जाम्पल के रूप में ले ले। 32 में 2 का दोगे, 32 में 2 का 16, यहाँ ऐसे मत लिखो, ऐसे लिख लो, 32 में 2 का 16, 16 में 2 का 8, 8 में 2 का 4, 4 में 2 का 2, 2 में 2 का 2। ये क्या मिला हमें? सभी 2 ही तो मिल रहे हैं, और 2 ये क्या है? अभाज्य संख्या है। ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, ठीक है। अब ये आई होप आप समझ गए होंगे, और इससे रिलेटेड अगली क्लास में प्रश्न है हमारे लिए, आपको पता होगा, क्योंकि 1.2 इसी पे टिकी है, ठीक है। और एक बार दोबारा पढ़ लो कि भाज्य अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है। ये सीधा प्रश्न आ सकता है कि अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या है, तो आपको लिखना है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और थोड़ा देखो प्रश्न के हिसाब से आंसर देना कि अति लघुरात्मक आ जाए तो इतनी सी लाइन लिख लेना, लघुरात्मक आ जाए तो नीचे एक एग्जाम्पल भी दे देना, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, ये इंपॉर्टेंट है। इस पे प्रश्नमाला 1.3 टिकी हुई है। 3 में क्या है कि हमें क्या बताना है कि शांत है, अशांत है, अनुसानी, अनावर्ती, वो 2-3 प्रकार का होता है। तो वो क्या है? 2 ही प्रकार का होता है, शांत और अशांत, ठीक है। परिमेय संख्याओं का लगभग शांत होता है और
नहीं, परिमेय का भी दो प्रकार का होता है, शांत और अशांत। ठीक है, उसकी जांच करने के लिए तरीका है। और मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान से बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनका हाफिल एग्जाम का पहला ही प्रश्न यही था कि आप बताओ, पहला बहुवैकल्पिक प्रश्न था कि निम्न में से कौन सी संख्या शांत है। ठीक है, वो प्रश्न भी मैं आगे, ऑब्जेक्टिव होता है, हमारी क्लास होगी ऑब्जेक्टिव, उसमें मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। ठीक है, और अभी इस प्रश्न को देखते हैं कि दशमलव प्रसार क्या है। तो दशमलव प्रसार हमें जांच करना है कि शांत का दशमलव प्रसार किन में है। तो उनके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने पहले पढ़ा है कि परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो जो q होता है, मतलब जो बट्टे में होती है ना संख्या, एक अंश और एक हर, तो वो जिसके नीचे वाला है ना, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो हर का मान, हर का जब हम गुणनफल करेंगे तो हमें या तो 2 की घात मिलनी चाहिए या फिर 5 की घात मिलनी चाहिए। यहाँ हमने ये ऐसे ही लिया है, इसको मत समझना कि जिसका शांत हो वह 2 की 2 घात होनी चाहिए और 2 स्क्वायर होना चाहिए और 5 क्यूब होना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर में लिया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे भी। कि एक ही बात होती है कि जो हम देखो बट्टे की संख्या होती है, कोई भी मिल ले लेते हैं, जैसे 11 बट्टा 25। ठीक है, यहाँ पी क्या है, पी क्या है 11, क्यू क्या है 25। ठीक है, पी क्यू मिल गया हमें संख्या क्या मिली 11 बटा 25। अब आपको क्या करना, 25 का करना गुणनखंड। 25 का किया गुणनखंड, 25 में 5 का 5, यहाँ सॉरी 5 लिखना था, और 5 का 5 में और एक बार हो गया क्लियर। हमें क्या मिला 5 स्क्वायर। तो आप सोचोगे सर ने कहा है कि 2 का भी स्क्वायर होना चाहिए, पर ऐसा कहीं ज़रूरी नहीं है। यहाँ ये सोचना कि या तो 2 का स्क्वायर, 2 का कोई स्क्वायर नहीं, 2 की कोई भी घात होनी चाहिए, मतलब या 2 होना चाहिए या 2 गुणे 2 होना चाहिए। मतलब कि 2 या 5 या 2 अकेला या 2 और 5 दोनों साथ में, या फिर 5 अकेला, यह तीनों हो बट्टे में, तो समझ लेना इसका दशमलव प्रसार शांत है। और ये नहीं हो तो समझ लेना ये अशांत है। ठीक है, और तब उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। यहाँ से अलग लिख रखा है, और इसमें भी मैं आपको बता दूँ, यहाँ ये नहीं होगा, यहाँ ये होगा कि 2 की घात n गुणे 5 की घात m। यहाँ n और m कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, ये इस तरीके से हल होगा कि बट्टे में 2 की घात n गुणे 5 की घात m। ये याद रखना, इतनी सी बात है। ठीक है, और ये हमने पढ़ा अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। ये दोनों चीज़ें क्लियर है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो कि सर क्लियर है, और नहीं क्लियर है तो एक एक बार मैं आप सभी को दोबारा बता देता हूँ कि अंक गणित का आधारभूत प्रमेय कहता है कि किसी भी भाज्य संख्या का गुणनफल अभाज्य होता है। और प्रैक्टिकली हमने ये देख लिया, यहाँ ये कि 50 का हमने देखा है, 50 का क्या निकला 2 गुणे 5 गुणे 5, 2 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, अब ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं, इसमें कोई भी भाज्य संख्या नहीं है। और आज का कॉन्सेप्ट हुआ यहीं क्लियर, और आगे नहीं है, पेजेस खाली है। और आज इतना ही था। आज ये छोटी क्लास इसलिए थी कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बाकी था और आपका सभी मिक्स में ना हो, इसलिए। ठीक है, और ये सभी जो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है, ये सब एक बार दोबारा पढ़ लेना। क्या था कि इसमें एक वास्तविक संख्या क्या होती है, मतलब कि हमने जो देखो यहाँ ये चीज़ें इतनी हमारी क्लियर हो गई है, इतनी 3 क्लासों में क्लियर होगी। वास्तविक संख्या क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, एचसीएफ क्या, एलसीएम क्या, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या है, और परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ये इतनी चीज़ें हमने आज तक क्लियर कर ली है। अब हम कल करेंगे प्रश्नावली 1.1 शुरू, और उसके बाद 20 या 25 प्रश्न करेंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और उस ऑब्जेक्टिव में 5-10 प्रश्न हम करेंगे बहुवैकल्पिक। और हम ऐसा नहीं है कि ओनली फॉर बहुवैकल्पिक लाएंगे, हम बहुवैकल्पिक लाएंगे, अति लघुरात्मक लाएंगे, लघुरात्मक भी लाएंगे और अच्छे नंबर वाले लाएंगे, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम
बहुवैकल्पिक पर नहीं है। हमारा एग्ज़ाम में सभी तरह के क्वेश्चन आएंगे और सभी तरीके के ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, ठीक है। इसलिए हम सब तरीके के प्रश्न लेंगे। वास्तविक संख्या क्या है ये आपने समझ लिया होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या में ऐसा कुछ था नहीं। और आज की क्लास यहीं रखते हैं, क्योंकि आज इतना ही था कॉन्सेप्ट। दोनों चीज़ें थी, छोटी छोटी थी, आपको समझा दी। और कल से क्लास पूरी आधे घंटे की होगी। आज थोड़ा काम भी था, इसलिए आधे घंटे की ही रखी। माय नेम इज़ राकेश है, याद रखना। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और जितना भी कॉन्सेप्ट था उतना 2 दिन से नहीं डाले हैं, आज सारा का सारा डाल देंगे, ठीक है। और ये मैथ का पढ़ाते हैं, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस सेशन को लाइक भी कर दें, जिससे हमें थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले। और एक कमेंट कर दे अच्छा सा कि क्लियर सर, और अभी नीचे चैट बॉक्स चल रहा है उसमें कह दो कि सर पूरा क्लियर है, तो जिससे हम आगे प्रश्नावली शुरू करें 1.1। और उसके बाद में सोचेंगे कौन सा पार्ट पढ़ना है जिसके अनुसार, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। और ऐसे ही प्यार देते रहिए हमें भी, और हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपका ऐसा प्यार देखते ही। और हम भी आपके लिए रेगुलर क्लास लाएंगे। ये क्लास के बारे में कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि ये क्लास कब से कब तक चलती है, तो मैं आपको बता दूं, ये क्लास सोमवार से लेकर सोम से शुक्र तक चलती है। कहाँ तक? सोम से शुक्र तक। ये शनि और रविवार को नहीं आती है, ये सोमवार से शुक्रवार तक आती है, और रात 8 बजे आती है, जिससे सभी को सुविधा होती है। क्योंकि आपकी स्कूल लगती है वो 10 से लेकर शाम 4 बजे तक लगती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आज वार है, और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर की सबको बधाइयाँ। और आज शुक्रवार है, अगली क्लास हम 3 तारीख को लेंगे। 2 तारीख को तो 1 और 2 को छुट्टी रहेगी, और 3 तारीख से वापस वो 5 दिन की चलती है कि सोम से शुक्र चलती है, ठीक है। ज्वाइन करते रहिए, और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में और स्कूल के ग्रुप में भी, कि एक ऐसा भी चैनल है जो सब क्लियर करवा रहा है एकदम फ्री में, ठीक है। और पीपीटी आपको, पीपीटी का मतलब PDF फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल स्टूडेंट।